हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री की शुरुआत जो हम आज करने वाले हैं वो हम एंशंट इंडिया या प्राचीन भारत से करेंगे। आप सब अच्छे तरह से जानते होंगे कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, तो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन क्या अतीत में घटी हुई सारी घटनाएं इतिहास होती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान में रखें कि अतीत में घटी वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, डेफिनेटली घटित हुई हैं, जिनके होने से हमारे पास साक्ष्य होते हैं, सोर्सेज होते हैं, हमारे पास प्रमाण होते हैं। केवल उन्हीं को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है, उनको इतिहास कहा जाता है। और आप अच्छे तरह से जानते हैं कि भारत के इतिहास को, हमारी एंशंट हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट्स में इतिहासकारों ने डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहला पार्ट एंशंट इंडिया होता है, इसके बाद दूसरा पार्ट मेडिवल इंडिया और फिर तीसरा पार्ट होता है मॉडर्न इंडिया। अगर हम इन तीनों भागों के बारे में बात करें तो जो सबसे लंबा पीरियड गुजरा वो एंशंट इंडिया का ही था, यानी कि प्राचीन भारत का ही था। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एंशंट इंडिया या प्राचीन भारत के ही बारे में और उसकी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन एंशंट इंडिया की शुरुआत करने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी या हमें यह जानना होगा कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं जिससे हमें ये सारी की सारी जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर हमने निर्माण किया किसका? इतिहास का या हिस्ट्री का। जो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज जो आप समझेंगे, एंशंट इंडिया या प्राचीन भारत में वो सोर्सेज होंगे, वो स्रोत होंगे जिनके आधार पर हम पूरा का पूरा एंशंट इंडिया पढ़ेंगे या पूरा का पूरा प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे। बुजुर्गों ने और विद्वानों ने ऐसा कहा है कि जिस तरीके से तीर को चलाने के लिए पहले धनुष को तीर पर लगाना पड़ता है और तीर को जोर से कानों तक खींचकर फिर तीर चलाना होता है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमें यह जानना बेहद आवश्यक है कि हमारे अतीत में क्या हुआ। अगर हम अपने प्रेजेंट का अध्ययन करें और आने वाले फ्यूचर के बारे में यदि हम कोई भी प्लानिंग करते हैं या फिर कोई भी रणनीति बनाते हैं तो उसके लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, हमारे इतिहास में क्या हुआ है। सिर्फ यही इम्पोर्टेंट होता है और सिर्फ यही कारण होता है कि हमें जानना ज़रूरी है कि क्या है इंडिया हिस्ट्री और क्या है भारत का इतिहास। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने की। भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 साहित्यिक साक्ष्य, नंबर 2 विदेशी यात्रियों के विवरण, नंबर 3 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नंबर 1 साहित्यिक साक्ष्य। इसके अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य के भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 धार्मिक साहित्य, नंबर 2 लौकिक साहित्य। अब हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का अध्ययन किया गया है। फिर आते हैं इसके बाद हमारे वेद। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं, जिसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों से हमें भारत के प्राचीन काम के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं। वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये सभी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1,028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं। नंबर 1 शाकल, नंबर 2 अश्वलायन, नंबर 3 मांडुक्य, नंबर 4 शंकायन, नंबर 5 वाशकल।
अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। इस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा गया है। इस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण आयुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। इसमें मात्र 78 ऋचाएं ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद की मुख्य 3 शाखाएं हैं, जैमिनीय, रामायणीय और कौदुम। अर्थवेद। अर्थवेद में मनुष्यों के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में जादू, टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। इस वेद में कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएं एवं 5987 मंत्र हैं। यह चौथा एवं अंतिम वेद है। इस वेद की रचना अर्थवा ऋषि द्वारा की गई। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोथप है। अब हम बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। कुल 108 उपनिषदों की संख्या है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण इन्हें अरण्यक कहा गया। अरण्यक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई। इस प्रकार ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, शांकायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी तथा छंदोग्य। वेदांग, वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प तथा निरुक्त, ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञादि करने में सहायक थे। अब बात करते हैं पुराणों के बारे में। पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराणों के रचयिता लोम हर्षक व उनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था तथा इसमें साहित्यिक ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। मत्स्य पुराण, यह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। रामायण, इस महाकाव्य की रचना 2री शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी में महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या शत सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। सूत्र, इस साहित्य की रचना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र, ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाता है। स्मृतियां, वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसी के साथ अब हम अगली वीडियो में लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक सुंदर सा कमेंट करके जाएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो कैसी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।